हम लोग एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की गति समझते हैं। तो इसमें पहला पॉइंट, जब आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के समांतर प्रवेश करता है, तो चुंबकीय क्षेत्र में जब समांतर प्रवेश करेगा तो यहाँ पर जो थीटा होगा 0 डिग्री होगा। 0 डिग्री की वजह से एफ एम जो फार्मूला होगा क्यू वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर बी यानी क्यू बी साइन थीटा, तो थीटा की जगह 0 रख देंगे तो एफ एम बराबर 0। अर्थात चुंबकीय क्षेत्र के समांतर आवेशित कण जब प्रवेश करता है तो उस पर कोई बल नहीं लगता, इसलिए उसकी गति की दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होता और न ही उसके वेग में परिवर्तन होता है। इस प्रकार आवेशित कण पर चुंबकीय बल शून्य होगा, अतः कण का गमन पथ ऋजुरेखीय होगा, अर्थात वह जिस डायरेक्शन में जा रहा होगा उसी डायरेक्शन में चला जाएगा, यानी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के समांतर गति करेगा। तो ऋजुरेखीय उसका गमन पथ होता है। अब सेकंड पॉइंट देखिए, जब आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करे तब समझते हैं। तो यहाँ पर माना एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी है जो कागज तल के लंबवत नीचे की ओर दिष्ट है और प्लस क्यू आवेश वेक्टर वी वेग से बाएं से दाएं क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है और वेक्टर बी को क्रॉस चिन्हों से दिखाया गया है। तो यहाँ पर हमने फिगर बना दी है, ये क्रॉस चिन्ह बनाए गए हैं जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करते हैं और कागज तल के लंबवत है चुंबकीय क्षेत्र नीचे की ओर। अब कोई आवेशित कण जब इधर से बाएं से दाएं, मान लीजिए प्लस क्यू आवेश पॉइंट ए पर प्रवेश करता है, इसकी डायरेक्शन वी, इधर को ये कागज तल पर बाएं से दाएं है, तो इस पर जो बल लगेगा वो कागज तल पर ऊपर की ओर लगेगा एफ एम बिंदु ए पर। तो ऊपर की ओर जब बल लगेगा तो इसके जो वेग की डायरेक्शन है वो ये चेंज हो जाएगी और बी बिंदु पर देखा जाएगा तो फिर ये वेग की डायरेक्शन ये होगी और लगने वाला बल लंबवत होगा दोनों के। एक कागज तल के लंबवत यूं है और एक ये बना हुआ है वेक्टर दोनों के लंबवत, तो यूं डायरेक्शन में बल लगेगा। तो यहाँ पर भी बल इसके गति की दिशा के लंबवत। तो जब कभी किसी कण पर इस तरह का लंबवत बल लगता है तो कण वृत्तीय पथ पर गति करने लगता है। तो ये आवेशित कण जो है वो वृत्तीय पथ पर गति करेगा और ये जो एफ एम की दिशा होगी उसके केंद्र की ओर दिष्ट होगी। तो यहाँ पर ये प्लस क्यू आवेश पर चुंबकीय बल निकालेंगे तो आ जाएगा हमेशा क्यू वी साइन थीटा और थीटा की जगह 90 डिग्री रखेंगे तो क्यू वी भी आ जाएगा। और एफ एम की दिशा वी और वी दोनों के लंबवत होती है, तब वी की दिशा लगातार बदलती है परंतु परिमाण नहीं बदलता है, तो परिमाण वी का नहीं बदलेगा। तो बिंदुओं ए बी सी डी पर लगने वाले बल एक निश्चित बिंदु की ओर दिष्ट होंगे जो आवेशित कण के वृत्तीय पथ का केंद्र होगा। तो ये आवेशित कण वृत्तीय, तो अतः चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करने वाले आवेशित कण का पथ वृत्ताकार होता है। तो ये याद रखना है। जैसे यहाँ पर देखा कि अगर आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के समांतर प्रवेश करता है तो ऋजुरेखीय पथ पर गति करता है, लेकिन अगर लंबवत प्रवेश करता है तो वृत्तीय पथ पर गति करता है, इस तरह से। और अगर यहीं पर माइनस क्यू आवेश होता तो इसका जो वृत्तीय पथ की ट्रेसिंग होती वो ऐसे होती, इस नीचे की ओर होती। इसमें है एंटी क्लॉकवाइज, वो क्लॉकवाइज बनता। अगर नीचे चुंबकीय क्षेत्र होता तो ये इस तरह से प्रवेश करता, इस तरह से क्लॉकवाइज वृत्तीय पथ बनता। तो ये याद रखना। अब यहाँ पर वृत्तीय पथ पर आवेशित कण को चलने के लिए जो आवश्यक अभिकेंद्र बल होता है mv²/r। अभिकेंद्र बल का फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा है mv²/r। चुंबकीय बल fm से ही प्राप्त होता है, तो इसमें fm बराबर हो जाएगा mv²/r, जहाँ पर m आवेशित कण का द्रव्यमान हो जाएगा और r इस वृत्तीय पथ की त्रिज्या हो जाएगी इसकी, ये वाली। तो यहाँ पर आ जाएगा एफ एम का मान रख देंगे क्यू वी भी mv²/r, तो r निकल आएगा, वृत्तीय पथ की त्रिज्या निकल आएगी कि कितने वृत्तीय पथ की त्रिज्या में गति करेगा, तो mv/q हो जाता है। अब यहाँ और ध्यान दीजिए, q आवेशित कण का आवेश है और b चुंबकीय क्षेत्र, दोनों नियत हैं, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो r प्रोपोर्शनल mv आ जाएगा। mv को कहते हैं p संवेग, यानी चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत गतिमान आवेशित कण के वृत्तीय पथ की त्रिज्या उसके संवेग p के अनुक्रमानुपाती होती है, तो याद रखना है। अब यहीं पर अगर हम गतिज ऊर्जा इसकी कण की देखें तो वो तो बदलनी नहीं है, क्योंकि उस पर जो बल लग रहा है वो गति की दिशा के लंबवत लगता है। तो जब किसी कण पर गति की दिशा के लंबवत बल लगता है तो उसके वेग में कोई चेंज नहीं होता, केवल उसका डायरेक्शन बदलता है। वेग का परिमाण जिसको चाल कहा जाता है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, केवल वेग की दिशा बदलती है। इस प्रकार वेग को तो बदला माना जाता है लेकिन परिमाण नहीं बदलता लंबवत बल लगने पर। तो यहाँ पर अगर हम इसकी गतिज ऊर्जा को E ले लें तो E बराबर हाफ mv² रहेगी, वो हमेशा रहेगी वृत्तीय पथ पर जब भी गति करेगा। तो V बराबर √2E/m, यहाँ पर हम V की जगह रख सकते हैं। तो यहाँ से फार्मूला R बराबर इस तरह भी लिखा जा सकता है √2Em/qb, तो ये भी लिखा जा सकता है। अब इसका एक चक्कर घूमने का अगर समय निकालना है यहाँ पर, जिसको परिक्रमण काल कहते हैं, तो आवेशित कण का जो परिक्रमण काल होगा, अर्थात अपना एक वृत्तीय पथ
पूरा करने का जो समय होगा वो परिधि बटे चाल हो जाएगा, तो 2 पाई आर बटे वी लिख लेंगे और आर का मान यहाँ पर रख देंगे एम वी अपान क्यू बी, तो वी भी कट जाएगा, 2 पाई एम अपान क्यू बी होगा। आवृत्ति अगर निकालनी है तो इसके उल्टा हो जाएगी, क्यू बी अपान 2 पाई। अब हमें इसमें ध्यान देने वाली बात है कि इसमें जो परिक्रमण काल है इसमें कण का वेग नहीं है, अर्थात परिक्रमण काल कण के वेग पर निर्भर नहीं करता। अर्थात आवेशित कण किसी भी वेग से चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करेगा तो उसका जो परिक्रमण काल होगा अर्थात एक पूरा चक्कर लगाने का समय वो बराबर होगा। तो चाहे छोटे वृत्तीय पथ पर चले और चाहे बड़े वृत्तीय पथ पर चले, जो परिक्रमण काल होगा वो सेम होगा। यानी छोटे वृत्तीय पथ पर चलेगा क्योंकि तब जो समय लगेगा वो बड़े वृत्तीय पथ पर चलेगा तब लगने वाले समय के बराबर होगा। इसलिए कि जब छोटे वृत्तीय पथ पर कम वेग से प्रवेश करेगा तो छोटी वृत्तीय पथ पर घूमेगा, और जब ज़्यादा वेग से प्रवेश करेगा तो बड़ी वृत्तीय पथ पर घूमेगा, लेकिन वेग अधिक होने के कारण टाइम वही लगेगा। तो याद रखना है कि लंबवत चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेशित कण का जो आवर्त काल होता है यानी परिक्रमण काल होता है, एक चक्कर लगाने का जो टाइम होता है वह बराबर रहता है। तो ये आवृत्ति का फार्मूला हो गया। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे जब आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में किसी कोण पर प्रवेश करता है।